मुंबई के समंदर में एक दरगाह होती है दोस्तों। उस दरगाह के पास एक पतली सी गली होती है जहां पर कई भिखारी भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। उस गली में एक रोनित नाम का भिखारी भी बैठा करता है और आज वो समंदर के किनारे बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। तभी वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है और वो रोने लगती है। जब यहाँ पर रोनित उस लड़की को देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की क्यों रो रही है और वो उसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और उसकी जैसे ही नजर उस लड़की से हटती है इतने ही वो लड़की समंदर में कूद जाती है। अब जैसे ही लड़की समंदर में कूदती है तो चारों तरफ शोर मचने लगता है कि अरे लड़की समंदर में कूद गई, कोई उसे बचाओ। और वहां पर अफरा तफरी सी मच जाती है दोस्तों। जैसे ही रोनित अपनी नजर घुमाता है तो उसे भी वो लड़की डूबती हुई नजर आती है और यहाँ पर रोनित भिखारी उस समंदर में कूद जाता है और उस लड़की को बचा लेता है दोस्तों। बचाने के बाद उस लड़की को पास ही के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है क्योंकि वो उसकी हालत खराब हो जाती है डूबने के कारण और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब वहां पर रोनित पुलिस को भी बुलाता है क्योंकि भाई इस लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की है। डॉक्टर उस लड़की को खतरे से बाहर कर देते हैं और वहां पर पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस आकर डॉक्टर साहब को पूछती है कि ये लड़की कहाँ से है, तो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है। बाहर वो जो मेज पर लड़का बैठा हुआ है उस लड़के को सब कुछ पता है और आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। अब पुलिस उस रोनित से पूछती है कि भाई तुम्हें ये लड़की कहाँ मिली, क्यों जानते हो, क्या जानकारी है। तो रोनित कहता है कि साहब मैं भी नहीं जानता, केवल मैंने इनको रोते हुए देखा था, उसके बाद इस समुद्र में कूद जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये लड़की है ये होश में आ जाती है और डॉक्टर साहब इसे खतरे से बाहर कर देते हैं। तभी पुलिस वाले इसका बयान लेते हैं तो ये लड़की कहती है कि मैं अपने घर से आई हूँ और मैं थोड़ी सी परेशान थी, इसी वजह से मैं समंदर में कूद गई। मेरे पीछे किसी का भी हाथ नहीं है मुझे मारने का, मैं खुद से ही समंदर में कूदी थी क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। और ये लड़की पुलिस वालों को पूरी जानकारी नहीं देती है। अब उसके बाद पुलिस अपनी कुछ कागज कार्रवाई करती है और वहां से चले जाती है। अब यहाँ पर ये जो लड़का है रोनित नाम का, अब ये बेचैन सा हो उठता है कि भाई ये समंदर में भी कूद गई और ये पुलिस वालों को भी इसने ऐसा खास कुछ बताया नहीं है। तभी ये लड़का इस लड़की से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, क्यों तुमने अपने जान देने की कोशिश की। पुलिस वालों को तो तुम बहका सकती हो लेकिन मुझे नहीं बहका सकती क्योंकि तुम बहुत जोर जोर से रो रही थी। अब यहाँ पर वो लड़की खामोश हो जाती है। खामोश होने के बाद अब डॉक्टर साहब कह देते हैं कि ये तो खतरे से बाहर है, आप इसे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर रोनित के पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है और उस लड़की को वो अपनी खोली में लेकर चला जाता है क्योंकि दोस्तों वो खोली में रहा करता है। वहां पर ले जाता है तो वो लड़की सभी चारों तरफ देखती है और एक कोने से पर बैठ जाती है। रोनित अब उससे फिर पूछता है कि तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो, और मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ, अगर तुम्हारा कोई घर हो तो चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। ऐसे तुम्हारे माँ बाप परेशान हो जाएंगे और तुम भी परेशान हो जाओगी, तुम मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताती हो। अब वो लड़की थोड़ी देर तो रोने लगती है और फिर उसके बाद कहती है कि मेरा नाम मीना है और मैं गुजरात के एक बिजनेसमैन की, एक व्यापारी की बेटी हूँ। मेरे पिता एक करोड़पति व्यक्ति हैं। अब दोस्तों रोनित सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इतने अमीर व्यक्ति की बेटी और अपनी जान देने के लिए चली थी और यहाँ पर वो बताती है कि मैं एक लौती बेटी अपने पिता की हूँ। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि अब यहाँ पर रोनित कहता है कि भाई तुमने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की, अगर तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, माँ बाप भी खूब प्यार करते हैं, तो वो कितने परेशान हुए होंगे, तुमने ऐसा कदम उठाया है। तो यहाँ पर मीना कहती है कि मेरे पिताजी मेरी शादी किसी लड़के से जबरदस्ती कराना चाहते थे और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। इसी वजह से आज मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अगर तू इस लड़के से शादी नहीं करेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इसीलिए मैंने अपने पिताजी की जान लेने की वजह अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। अब दोस्तों यहाँ पर रोनित कहता है कि चलो तो उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर मीना कह देती है कि नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं रखोगे तो मैं कहीं और जाकर रह लूंगी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। और रोनित अब सोचता है कि ये कहाँ डोलेगी, ये शहर भी इसके लिए नया होता है। दोस्तों यहाँ पर रोनित मीना को अपनी खोली में रहने देता है। अब रोनित को पता चला कि ये बहुत अमीर घर से है तो रोनित उसके लिए बढ़िया सा खाना बनवाकर बाहर से ही होटल से लेकर आता। अब करीबन 2 महीने यहाँ पर मीना को बीत जाते हैं और रोनित और मीना के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है।
अब मीना डेली बाहर का खाना खाया करती, तो तभी मीना कहती कि सुनो रोनित, हम अब क्या रोज ही बाहर का खाना खाएंगे? आज तुम बाजार से मैगी ले आना शाम को जब घर आओ, और मैं तुम्हें अपने हाथों से मैगी बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि हम भी कुछ घर का बनाकर खाएंगे। अब यहाँ पर रोनित सुनता है। उसके बाद मीना कहती है कि तुम काम क्या करते हो? तो रोनित कहता है कि मैं एक मजदूरी करता हूँ, तुम्हें क्या करना है? तो मीना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब यहाँ पर रोनित बता नहीं पाता है कि मैं तो भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। तभी मीना जब कहती है तो रोनित कहता है कि अरे तुम इतने बड़े घर से हो तो तुम कैसे काम कर सकती हो, कैसे मजदूरी कर सकती हो? तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। दोस्तों, वहां से रोनित अपने काम के लिए भीख मांगने के लिए निकल जाता है, और शाम को आते वक्त वो मैगी के 3 पैकेट खरीदता है और उन्हें लेकर घर आ जाता है। मीना के हाथ में मैगी दे देता है। मीना मैगी बनाती है और जब रोनित को परोसती है तो रोनित खाते हुए कहता है कि अरे वाह मीना, तुम तो बहुत स्वाद मैगी बनाती हो। और दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब मीना जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है कि रोनित, तुम बड़े ही सीधे हो। मैंने इस मैगी में ऐसा क्या डाल दिया? सब कुछ तो कंपनी वालों ने किया है, कंपनी वालों की ही मैगी है और मसाला भी उनका है। मैंने तो बस इसमें पानी डाला है और घोल बनाकर इसको उबाला है, और ये मैगी 2 मिनट में तुम्हारे लिए तैयार हो गई। अब दोस्तों, एक दूसरे की बातों को सुनकर दोनों ही जने हंसने लगते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को दोस्ती से भी आगे कुछ करने लगते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। आज मैगी बनी थी तो आज ही एक दूसरे से इजहार कर देते हैं, और फिर इनका समय आगे गुजरने लगता है। उधर जो मीना का पिता इतना बड़ा सेठ व्यापारी था दोस्तों, वो अपनी बेटी की चिंता में पूरी भारत में घूमता है, कभी कहीं पता लगाता है, कभी कहीं। तो यहाँ पर जहाँ पर मीना रहती है उसी पुलिस स्टेशन में गुजरात की पुलिस से एक फोटो आया था एक लड़की का, और उस लड़की की पहचान करनी थी पुलिस स्टेशन में। ये खबर होती है क्योंकि आपस में 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे से ऐसे काम कर लेती है दोस्तों। अब जैसे ही उस फोटो को पुलिस वाले देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये तो वही लड़की लग रही है ना जो उस दिन समंदर में डूबी थी, लेकिन वो तो कह रही थी कि मैं तो वैसे ही चिंता में डूब गई, लेकिन उसने तो कुछ ऐसा नहीं बताया कि वो सेठ की बेटी है। अब यहाँ पर जो मुंबई पुलिस होती है वो उस लड़के का पता लगाती है, क्योंकि उस लड़के का पता था उनके पास। कंप्लेंट जब दर्ज हुई थी, जब मीना समंदर में कूदी थी, तब उस भिखारी लड़के ने अपना पता दिया था। और दोस्तों, वहां पर मुंबई पुलिस उस पते पर पहुंच जाती है। उधर मुंबई पुलिस यहाँ पर गुजरात पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि इस लड़की की शकल से मिलती जुलती उसी वक्त एक लड़की समंदर में कूदी थी। अब आप देख लो आकर, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। और वहां पर पुलिस जब जाती है खोली में तो मीना देखकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस कहती है कि तुम तो एक बड़े बाप की बेटी हो और यहाँ पर क्यों छुप कर रह रही हो, ऐसी क्या बात है? और यहाँ पर पुलिस कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, और पुलिस जबरदस्ती दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। तभी मीना कहती है कि सुनो पुलिस वाले बाबू, मैं भी कानून जानती हूँ, और क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। तुम क्या समझते हो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मैं 18 साल से ऊपर हो चुकी हूँ, मैं बालिग हूँ, और तुम हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही हूँ। अगर तुमने ज्यादा तीन तूफान करे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दूंगी, क्योंकि मैं एक समझदार और मेरा हक है, आजाद देश में रहने वाली नारी हूँ। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो पुलिस उनके हाथ छोड़ देती है, हैरान सी हो जाती है, और पुलिस वहां से उल्टी आ जाती है। उन लोगों को पुलिस स्टेशन नहीं आती है, लेकिन गुजरात पुलिस को खबर कर देती है यहाँ पर कि भाई वहां पर ऐसा मामला हो चुका है, वो लोग हमारे साथ नहीं आए हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मीना के पिता को ये बात पता चलती है तो वो अपना एक हेलीपैड करता है, और उसमें बैठकर दोस्तों सीधा खोली के पास मुंबई में उतरता है और अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही बेटी पिता को देखती है तो सब कुछ भूल जाती है और अपने पिता के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पिता से भी रहा नहीं जाता और पिता भी बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि बेटी, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? मुझे पुलिस वालों से पता चला कि तू समंदर में अपनी जान देने के लिए कूद गई थी। तो वो कहती है कि पिताजी, मुझे एक कदम उठाना पड़ा। आप ही ने तो कहा था कि अगर तू उस लड़के से शादी नहीं करेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं नहीं चाहती मेरे पिता इस दुनिया से चले जाएं, इससे भला तो मैं ही इस दुनिया से चली जाऊं। अब दोस्तों, यहाँ पर दोनों बाप और बेटी गले मिलकर खूब रोते हैं और एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। तभी यहाँ पर मीना का पिता कहता है कि चलो बेटी, अब घर जाने का बारी आ चुकी है। तो मीना कहती है कि नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ
और यहाँ पर जो मीना का पिता होता है वो रोनित से कहता है गले मिलकर कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है मेरी बेटी की जान बचाकर। अगर जीवन में तुम्हें कभी भी पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक फोन मुझे घुमा देना, मैं तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा काम कर रहा हूँ। दोस्तों लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को जाने के लिए बोलता है तो वो बेटी कहती है कि नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं रोनित को प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करूंगी। अब जब पहली बार यहाँ पर मीना का पिता सुनता है तो थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में बात आती है कि अगर मैंने मना किया तो फिर दोबारा से कोई ऐसा कदम ना उठा ले। और दोस्तों यहाँ पर मीना का पिता दोनों को ही अपने हेलीपैड में बैठा कर गुजरात ले जाता है और वहां पर उन दोनों को अच्छे खासे कपड़े पहनाए जाते हैं और दोस्तों दोनों की सगाई कर दी जाती है। सगाई के बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। रोनित जो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन यहाँ पर मीना होती है वो काफी पढ़ी लिखी होती है और दोनों ही पति पत्नी अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं और मीना का पिता भी बहुत खुश रहता है दोस्तों इन सब चीजों से। मीना विदेशों तक जाकर वो बिजनेस किया करती है, अपने पिता का हाथ बटाती है और उसके साथ रोनित भी सब कुछ काम कंपनी का सीख रहा है दोस्तों। तो ये कहानी थी दोस्तों, अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक कैसे जाया जाता है एक लड़का जो एक लड़की की जान बचाने से उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। आज उसके पास करोड़ों की गाड़ी, बंगला, शोहरत सब कुछ है और वो एक मजे की जिंदगी जी रहा है। तो कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा है ना उसे कोई नहीं बदल सकता। क्या सोच सकते हैं कि एक भिखारी इतना करोड़पति बन सकता है? वो लड़की जो गुजरात से उसके लिए मुंबई आई थी और उसी के सामने उस समुंदर में कूदी थी दोस्तों। कहते हैं ना, रात जब होती है तो सवेरा जरूर होता है और सवेरा होने पर पता नहीं आपकी किस्मत आपको कहां से कहां ले जाती है, ये किसी को भी नहीं पता। और दोस्तों सीख की क्या बात थी वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और आप लोगों को कहानी कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। ये कहानियां केवल प्रेरणादायक होती हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए इनको बनाया जाता है। किसी को भी दुखी या परेशान करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।